नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हम सबको पता है कि भई ईरान और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही है, चल रही है, चल रही है। कभी मारते हैं, फिर बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, एग्रीमेंट हो गया।" फिर अगले दिन मारते हैं, फिर बोलते हैं, "एग्रीमेंट हो गया।" पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर कोई 4 एग्रीमेंट इनके हो चुके हैं और चारों टूट चुके हैं। अब कल रात को फिर से बोला है कि भैया एक एग्रीमेंट हो गया है, डोंट वरी, अभी हम थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। पता नहीं क्या ठंडा होगा, क्या नहीं होगा, वो पता करते हैं। बट इसके जो डायनामिक्स हैं, इसको थोड़ा समझना है। ईरान वही चीज़ें शिप पे हमले करता है, अमेरिका रिटेलिएट करता है और अमेरिका की रिटेलिएशन पिछली हफ्ते से रुकी नहीं है। दे हैव नॉट स्टॉप्ड। डिफरेंस ये है इस बारी, पहले क्या होता था 2 दिन रिटेलिएशन होती थी, उसके बाद रुक जाती थी। अब क्या पॉलिसी है? बात करते हैं हमारे मनीष राय जी से। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी। एक तो मैं आपका धन्यवाद दूँगा कि इतनी व्यस्तता के बावजूद जो है आप मध्य पूर्व की भू-राजनीति के ऊपर समय दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए ये जो इस समय ईरान और यूएस में जो झड़प हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अमरीकी हैं वो इस बार बहुत ही तीव्र एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बहुत हेवी स्ट्राइक्स हैं ईरान पे और वो बंद नहीं हो रही हैं। मैं अभी देख रहा था कार्यालय से निकलने से पहले 11 स्ट्राइक कंप्लीट हुई है यूएस सेंटकॉम की। और इसमें ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत जो संरचनाएँ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़क की, पावर की, उनको टारगेट किया जा रहा है और इसके बाद जो आईआरजीसी की, सिपाह नेवी की जो कोस्ट पे जो सारी बेसेज़ हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अभी तो नहीं लगता कि कोई किसी तरह का इसमें कोई रुकेंगी ये स्ट्राइक्स या इसमें कोई कमी आएगी। देखिए लगता है कि हफ्ता 10 दिन तो ये कम से कम चलेगा और जैसे अमेरिका भी है वहां से दो बड़े विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अब जो है वो एक समग्र इसकी न्यूक्लियर टॉक के लिए ईरान एग्री नहीं करता। तो अब आप बताइए, ये बात तो बाद की होनी थी, लेकिन और जबकि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कह रहे हैं कि मार्को रूबियो की हम बात करने के अभी भी इच्छुक हैं। तो अभी एवरीवन इज इन द टेस्टिंग ऑफ वाटर्स मोड। अभी देखिए। सर मुझे ये बताइए, ये जो चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, द मेन थिंग इज़ कि अमेरिका एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर कि भई जो हार्डलाइनर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए और सॉफ्टलाइनर्स हैं, उनको थोड़ा-सा उनकी आवाज़ ऊपर उठे। अ, मैंने एक इंटरव्यू देखा जेडी वांस का जो रोगन के साथ, जहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बोली और हम सबको पता है कि देयर इज़ दैट क्लैश बिटवीन द हार्डलाइनर्स एंड द पॉलिटिशियंस जो हैं, उनके बीच में हमेशा क्लैश होते रहते हैं एंड द पावर स्ट्रगल इज़ देयर। जेडी वांस ने ये बोला कि साहब हम तो इनसे बात करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो थोड़े से मॉडरेट्स हैं, वो बोलते हैं, "नहीं, नहीं यार गलती हो गई, हमको थोड़ा टाइम दो, वी विल टॉक इनसाइड", हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जब भी एक स्टेप आगे आता है, हार्डलाइनर्स आके इनको हिट करते हैं। हार्डलाइनर्स इज़ ऑफ कोर्स आईआरजीसी स जो भी है इनके ये हैं। तो आपको ये जो यूएस का पब्लिक अप्रोच है, आई डोंट नो उनका प्राइवेट अप्रोच क्या है, मुझे नहीं पता, बट पब्लिक अप्रोच जहाँ पर ये ईरान को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन दीज़ 2 गैंग्स, ये कैसा दिखता है सर? नहीं देखिए, इसमें बहुत ही मूलभूत जो है फ्लॉज हैं। बिल्कुल भी ये अमरीकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉडरेट जो हैं, अगर आप उनको जितना भी शक्तिशाली करने की कोशिश करिए इस समय, वो लोग मृत प्राय हैं। दे आर ऑलमोस्ट डेड इन ईरान। दे डोंट कॉल शॉट्स। वो लोग कुछ कर नहीं सकते ईरान में। देखिए इसमें क्या मनस्थिति रह रही है, जबकि इट्स अदर वे अराउंड। जो सिपाह हैं आईआरजीसी, वो अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं इस जो संघर्ष को लंबा खींच के, क्योंकि उनकी भी कुछ मान्यताएं कि अमेरिका इसको बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकता। देखिए इसमें ना 3 संभावनाएं हैं। आज ही मैं सुबह बीबीसी फारसी की सर्विसेज के अमीर अजीमी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 3 चॉइसेस हैं सिपा के पास। पहले तो ये है कि आप अमेरिका की बात मानिए, बी अ गुड बॉय, वो जो कह रहे हैं मान लीजिए। उसके लिए आपको पारितोषिक मिलेगा, मतलब आपको सैंक्शंस हटा दिए जाएँगे, फ्रोज़न एसेट्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं आपके आपके ऊपर कोई संघर्ष विराम हो जाएगा, आप पे हमले नहीं होंगे। ये मिलिटरीली तो बहुत ठीक है, बट ये पॉलिटिकली बहुत कॉस्टली है ईरान में। क्योंकि अगर आप बिना हॉर्मूज़ के कोई एक एग्रीमेंट बनाए जिसमें एक एक्नॉलेज रोल मिले ईरान को, कि भई ईरान जो है वो भी हॉर्मूज़ की संचालन में रोल अदा करेगा।
अगर उसके बिना आपने अपने सैन्य कार्रवाई रोक दी, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब जम हॉर्मुज में, या फिर ये जो अरब कंट्रीज हैं इनको जो टारगेट किया जा रहा है वहां पे, तो ये एक तरह का जो है वो कमजोरी, वीकनेस प्रदर्शित करेगा। और ईरान को, जो वहां के चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी, उन्हें लगता है कि हमें एक अच्छी डील नहीं मिलेगी, क्योंकि ईरान को ये अब लग रहा है पिछले 2-3 महीने से कि ये जो हॉर्मुज है ये उनके हाथ में एक बहुत बड़ा इक्का है। ये इतना बड़ा एक डेटरेंट उनके हाथ में लगा है। इस डेटरेंट्स तो उनके पास, जो उन्होंने एक प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया था जिसको ये लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो, और ऊपर से इनका जो यूरेनियम प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम, इसने भी इतना डिटरेंट नहीं दिया था जितना हॉर्मुज ने दिया है। तो ये हॉर्मुज पे समझौता नहीं करना चाहते, हॉर्मुज में अपना रोल चाहते हैं। और देखिए, ये लोग प्रेशर इंक्रीज अमरीकियों पे नहीं कर रहे हैं, सिपा ने किया है। आपको पता हो, जैसे कल जो है वो हूतीज, अंसार अल्लाह यमन ने सऊदी अरब के ऊपर नेवल ब्लॉकेड जो है उसकी घोषणा की है। तो बाबल मंदब स्ट्रेट जो है, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, चलडमरू है मध्य पूर्व का, वो सऊदी के लिए बंद हो गया है। और आज उसका असर भी दिखने लगा है। 2 टैंकर जब वहां से निकलना, जो सऊदी से, एक भारत आ रहा था एक, और एक चीन जा रहा था, उसने अपना मार्ग परिवर्तित करके वो स्विस कनाल की ओर मुड़ गए हैं। नहीं तो अब वो बाबल मंदब को क्रॉस करके हिंद महासागर में नहीं आ रहे। और देखिए, इससे सीधा सीधा फायदा जो है ईरानियों को होगा, क्योंकि बाबल मंदब भी अगर बाधित होता है, तो बाबल मंदब जो था वो एक ऑल्टरनेटिव रूट बन रहा था। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है सऊदीज की, जिसको पेट्रोलाइन कहा जाता है, वो यानबो पोर्ट से जो है बहुत सारा तेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रही थी। तो एक तरह से ईरान ने यहाँ पे इन लोगों को फंसाने की कार्रवाई की है। दूसरा ऑप्शन क्या है सिपा के पास, कि हम या तो सीधा सीधा जो सैन्य टकराहट करें अमेरिका के साथ, और गल्फ की जो हमारे अरब पार्टनर्स, नेबर्स हैं, उनके ऊपर भी सैन्य दबाव बना के रखें। ये पॉलिटिकली तो बहुत ठीक है, पर ये सैन्य रूप से मिलिट्रीली बहुत कॉस्टली है, क्योंकि अगर आप ये दबाव बना के ही रखेंगे, तो हो सकता है कि अभी जो सैन्य कोलिशन है वो यूएस और इसराइल का है, उसमें जो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लग जाएंगी। जैसे यूएई तो अभी आ भी रहा है, हो सकता है सऊदी भी आ जाए, तो एक वाइडर कोलिशन बन जाएगा ईरान के खिलाफ। तीसरा जो है जिसपे सिपा काम कर रहा है, ऑप्शन ये है कि आप पूर्ण पूर्ण युद्ध मत करिए, पर हॉर्मुज को डिस्टर्ब करते रहिए, वहां पे शिपिंग जो है उसको डिस्टर्ब करिए। उससे आपके हाथ में लेवरेज भी रहेगा और पूर्ण युद्ध भी नहीं होगा। तो देखिए, इसमें कुछ ये इस ये इस मार्ग पे काम मार्ग कर पे रहे हैं। काम कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये जो, अगर आप इसको पूरा देखें, ईरान के पास कितना टाइम ऐसे ये सस्टेन कर सकता है? देखिए, देखिए ईरान ईरान को देखिए, मैं ईरान का कोई समर्थक नहीं हूं, परंतु जो ईरान का अगर मैं विश्लेषण करूं, ईरान के पास युद्ध में बने रहने के लिए, युद्ध को लंबा खींचने की बहुत क्षमता है। इन्होंने, अगर आप इनके इतिहास में, इनकी पृष्ठभूमि में जाएंगे ना, तो इन लोगों ने बड़ी लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, और ये इसी चीज को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी मानते हैं। देखिए, इराक ईरान युद्ध में जो 8 साल चला था, उसमें 7.5 से 1 मिलियन, मतलब 10 लाख ईरानी मारे गए। उतनी मानवीय मूल्य चुकाने के बाद भी ईरान जो है उसको इतना लेवरेज नहीं मिला जितना इस युद्ध में मिला है। आज इन्होंने इस युद्ध को एक वैश्विक युद्ध बना दिया है, ग्लोबल इशू बना दिया है, और दे आर लाइक एक्चुअली होल्डिंग मिडल ईस्ट एज अ रैंसम फॉर रैंसम। ये उनकी क्षमता है, और उनको ये लग रहा है कि ये अभी हमने जो कीमत चुकाई है, हमारे बमुश्किल 7-8 हजार लोग मरे, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ी कीमतें हमने चुकाई हैं। तो ईरान इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। वो लोग जो वहां पे चरमपंथी हैं, वो ये सोचते हैं हम तो युद्ध में लंबे समय तक रह सकते हैं, अमेरिका नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका की भी मजबूरियां हैं। वहां पे मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं, यूएस कांग्रेस जो है वो इसमें जो है बहुत उसकी मुखर विरोधी है युद्ध की। उसके बाद जो आर्थिक पक्ष है युद्ध का, वो भी कॉस्टलियर है। ऊपर से अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है उसमें भी बड़ा अलोकप्रिय है ये वॉर, मतलब अनपॉपुलिस्ट है। तो इन सब वजहों से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत लंबे समय तक यहाँ पे फंसा नहीं रहना चाहते। इसीलिए ये सपा जो है, आईआरजीसी, ये इस बात पे खेल रहा है कि अमेरिका यहाँ से अपने आप को एग्जॉस्ट करके चला जाएगा। देखिए, अमेरिका एक सैन्य महाशक्ति है,
पर वो अपने सारे सैन्य संसाधन जो है वो ईरान के खिलाफ डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वर्ल्ड पावर है, उनको वैश्विक तैनाती करनी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा यूएस सेंटकॉम ही तो लड़ेगी ईरान से, पूरी यूएस नेवी तो नहीं आएगी। तो उन्हें पता है कि हम इनको मैनेज कर लेंगे इस चीज पर। और दूसरा, इन लोगों का जो अति आत्मविश्वास है, जो इतना हाई कॉन्फिडेंस, वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि इन्होंने मिलिट्री प्रेशर बना के काफी चीजें अचीव भी की हैं, जो वहां पे चरमपंथी गुट लोगों को बता रहा है। देखिए, अगर ये लोग सैन्य दबाव नहीं बनाते तो इनके खिलाफ लैंड फ्रंट, मतलब एक जमीनी मोर्चा खुल जाता उत्तरी ईरान में कुर्द इलाके से। इन्होंने शुरू से ही कुर्दिस्तान में भीषण बमबारी करके वहां पे जो कुर्दिस्तान की गवर्नमेंट है उसको हतोत्साहित किया, ईरानियन कुर्दिश ग्रुप को हतोत्साहित किया कि आप अमेरिका के बहकावे में मत आइए और यहाँ पे जमीनी मोर्चा मत खोलिए। और ये सफल हुई है रणनीति। अगर ये पाशतरान सिपाही ये काम नहीं करते तो ये ईरानियन कुर्दिश फोर्सेस जो हैं वो कुर्दिस्तान इराकी बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में एक मोर्चा खोल देती। दूसरा, उनकी सैन्य मिलिट्री प्रेशर कहाँ पे काम किया कि जब ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम इन्होंने अमरीकियों ने चलाया था मई 2000 मई में इस साल, नेविगेशन को रिज्यूम करवाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो कुवैती और सऊदीज जो थे वो ईरान के सैन्य दबाव की वजह से उस ऑपरेशन फ्रीडम में उन्होंने यूएस को अलाउ नहीं किया था अपने बेसिस को यूज करना। तो ये यही बात जो चरमपंथी हैं ईरान में, वो ये कहते हैं कि अगर हमने सैन्य दबाव से इतना सब हासिल किया है तो आप लोग थोड़ी सी सब्र बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम सारी चीजें जो हैं वो मिलिट्री प्रेशर से अचीव कर लेंगे। दैट आई मीन सी दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड यार, व्हेन यू आर आपके पास कुछ है तो भैंस के आंख उसको यूज करो और खत्म करो उस चीज को, तुम समझे? it's quite stupid because you know one where एक जगह पे इनका अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो ऐसी वाट लगेगी कि फिर समझ नहीं आएगा हुआ क्या। देखिए, हो सकता है, देखिए, और इसका ना थोड़ी बहुत अ, थोड़ी बहुत जो है इनको कीमतें अब चुकानी पड़ रही हैं, ये जो स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। एक तो क्या है कि अभी जो हैं ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं मोहम्मद बागर गालिबाफ, जो मुख्य वार्ताकार भी हैं, उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये एक्नॉलेज किया है कि हम लोग हॉर्मूज का जो ट्रम्प कार्ड है उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप अगर, उन्होंने मतलब बकायदा उन्होंने उनके हवाले से जो बयान आया है, जो छपा है, जिसको उन्होंने खारिज नहीं किया, उन्होंने कहा है कि थ्रेटेंड शिपिंग लेन is not good for the trade and it's very exposed to the alternatives। मतलब अगर आप इस पे हॉर्मोन्स को कंट्रोल भी कर लेते हैं, उस पर दबाव भी बनाए रखेंगे, तो दुनिया जो है आज नहीं तो कल उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगी। फिर आप क्या करेंगे? आप रखिए हॉर्मोन्स को अपने हाथ में, निकलेगा कुछ नहीं। एक दूसरा, इनको क्या देखने को मिल रहा है कि ऐसे कई इनके जो राजनीतिक साझेदार थे, पॉलिटिकल अलाई थे, जो इनके प्रति थोड़ी सद्भावना रखते थे, वो भी अब इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल उदाहरण मैं दूंगा इसमें कुर्दिस्तान का। कुर्दिस्तान में जो पेट्रोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान पीयूके पार्टी, जो वहां की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका बेस सुलेमानिया में और हलब्जा में है, इन्होंने कुर्दिस्तान पे इतनी बमबारी की है कि जो पीयूके बहुत प्रेशर में भी ईरान के खिलाफ नहीं बोलती थी, जो ईरान के करीबी मानी जाती है, उन्होंने भी, उनका एक मुख्य पत्र निकलता है सुलेमानिया से, उसका नाम है न्यू कुर्दिस्तान। वो सोरानी भाषा का अखबार है, वो पार्टी का मुख्य पत्र है। उसमें मैं कभी लिखता रहता हूं, तो उसके संपादक से बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारे परिचित हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि इस तरह का, उसमें एक लेख छपा था कल कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने इस तरह का आर्टिकल ईरान के खिलाफ कैसे लिखा, ये तो हो नहीं सकता कभी। उनका ये कहना था कि इस समय यहाँ पर जो जनमानस है, आम जनता का इतना आक्रोश हो चुका है ईरान के प्रति, इसीलिए पार्टी को भी ये सब करना पड़ रहा है। इस समय ईरानी जो वहाँ पे लोग थे, वो रोज सुबह बॉर्डर क्रॉस करके, हलब्जा बॉर्डर, कुर्दिस्तान में काम करने को आते थे, गरीब मजदूर। इस समय उनकी भी एंट्री बैन है। तो इतना एंटी ईरानियन सेंटिमेंट्स बन चुका है। तो वही है कि ये पाशदारान को, सिपा को समझना पड़ेगा कि इस चीज पे, ये जो आप मिलिट्री ब्लैकमेल कर रहे हो रीजन का, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म में इंडोरेंस में नहीं जा सकता। आपको थोड़ा सा जो है, यू हैव टू कम टू द सेंसेस।
तो आपको रीजन कैसा लगता है सर रिस्पॉन्ड करता हुआ? देखिए रीजन जो है वो अब धीरे-धीरे उकता आ रहा है, मतलब ऊब रहा है इस चीज़ से। क्योंकि उनको लग रहा है कि तो ये वॉर हमसे इम्पोज़ की गई और दोनों तरफ जो है लोगों की नाराज़गी दोनों तरफ है, अमेरिका और इज़राइल के प्रति भी है और ईरान के प्रति भी है। अमेरिका और इज़राइल के प्रति वहाँ पे जो लोग हैं मतलब जो देश हैं वहाँ पे मुख्य रूप से अरब देश और साथ में कुर्दिश ग्रुप उनका ये मानना है कि हमें बिना बताए एक तो ये सैन्य कार्रवाई इन लोगों ने शुरू की और आज जब हमें बचाने की बात आ रही है तो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमें छोड़ दिया गया है ईरान के रहमो करम पे। इसीलिए अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है। दूसरी ईरान के प्रति ये नाराजगी है कि अगर आपको अमेरिकी हितों को क्षति पहुंचानी थी या इसराइलियों को तो आप हमें क्यों मार रहे हैं। और ईरान जो अब वहां पे जो नागरिक सेवाएं हैं उन पे जो हमला कर रहा है, जैसे कुवैत में बहरीन में उन्होंने ऊर्जा संयंत्रों पे मतलब पावर प्लांट्स पे और जल शुद्धिकरण यंत्र जो हैं वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स उन पे जो हमला किया है उसकी वजह से आम जनमानस में भी ईरान के प्रति नफरत का भाव बढ़ता जा रहा है। सर सीस्तान बलूचिस्तान में जो हमले हुए वो किसने करे? देखिए इस पे अभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है परंतु इसकी बड़ी प्रबल संभावना है कि ये एमिरातीज जो थे उन्होंने की थी। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है तो ईरानी भी इस बात को नहीं मान रहे क्योंकि उनको फिर एक मोर्चा जो है वो यूएई के खिलाफ भी खोलना पड़ेगा। इस समय वो गल्फ में ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, जीसीसी की अदर कंट्रीज पे और अमेरिका पे। यूएई पे क्यों नहीं कर रहे सर? यूएई पे जी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यूएई जो है वो एक तरह से कहते हैं ना जी वो खुल के मैदान में आने को तैयार है। आप यूएई पे हमला करें, बाकी लोग अभी आपसे डर रहे हैं, तो आप उनको ब्लैकमेल कर पा रहे हैं। अगर आप यूएई पे सीधा-सीधा हमला करेंगे तो यूएई जो है, वो ईरान पे उसने उन्होंने मन बना लिया है अबू धाबी ने कि अब हम जो है अब तेहरान पे हम भी हमला करेंगे। तो ये कोलिजन जो है इस समय 2.5 कंट्रीज़ का है, अमेरिका, इज़राइल और आधा यूएई। अगर मैंने और सुना हमले किए सऊदी गए जी। मैंने सुना सऊदी भी बीच में हाथ-वूथ धो देते हैं जाके। सऊदीज़ के साथ मुश्किल ये जी उनके उनके ना चौखट के ऊपर वो अंसार अल्लाह हूतीज़ बैठे हैं। मैं उसकी मेरा लास्ट क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा उन पे बट बड़े अभी परेशान हैं उनसे, तो इसलिए वो आना नहीं चाहते अभी। हुँ, ना हूथीज़ का ये जो रेड सी के अंदर एक्शन हुआ है और जिस तरह से इन्होंने बोला भई रेड सी हम बंद कर देंगे, ये करेंगे, थोड़ा जी, बहुत करा है इन लोगों ने। अब पता नहीं वो सस्टेन होगा, नहीं होगा, ये नहीं पता। और क्या अमेरिका उसको भी बॉम्ब करते हैं बिकॉज़ हूथीज़ को पहले पहले मारा था इन्होंने, अमेरिका ने तो काफ़ी इनको झटका लगा था। दे आई मीन एवरीबॉडी टर्म्ड दैट वॉर एज़ अ लॉस बट हूथीज़ का जो कैपेबिलिटी थी उसके ऊपर काफ़ी देयर वाज़ अ ह्यूज हिट। जी, उनकी मिसाइल फैक्ट्रीज़ और इनके ऊपर काफ़ी इन्होंने डैमेज करा था उस टाइम पे जब में कोई 30-35 दिन की बॉम्बिंग करी थी जब इन्होंने जी। लास्ट ईयर। तो आपको हूथीज़ का गेम क्या लगता है सर? व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग हियर? एंड क्या हूथीज़ फाइनली ईरान तो इतने टाइम से ठुक रहा है, अभी वो ये लोग घुसेंगे क्या एज़ अ काउंटरवेट? देखिए हूतीज़ जो हैं वो केवल ईरान के लिए नहीं आए हैं, उनका खुद का भी सऊदीज़ के साथ इस समय बड़ी टकराहट बन रही है। हमने पिछले बार इस बारे में चर्चा की थी कि उनका सऊदीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है। पर इस समय जो हैं हूतीज़ जो हैं वो क्या सोच के इस युद्ध में आ रहे हैं। एक तो वो क्या है पूरा बाब-अल मंदब जो जलडमरू है उसको बंद नहीं करेंगे। वो स्पेसिफिक करेंगे, केवल सऊदीज़ के लिए बंद करेंगे। और यहाँ तक कि इज़राइलियों को भी उन्होंने इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया है। उनका अगर आप सैन्य जो प्रवक्ता हैं अंसार अल्लाह के ये याह्या कासिम सारी उनका बयान देखें तो उन्होंने अगर शब्दशः उनका बयान देखें तो उन्होंने केवल कहा है कि सऊदी अरब के लिए ये बाब अल मंदब बंद है। तो और बाब अल मंदब देखेंगे ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी बहुत छोटा जलडमरू है, बहुत नैरो है। तो अगर वहां पे आपकी छोटी टेक्टिकल मिसाइल्स भी जो है ना उस जलडमरू को संभावित रूप से बंद कर सकती हैं या पूरी तरह से जो है वहां पे व्यापारिक नौ परिवहन को वाणिज्यिक कमर्शियल शिपिंग को बंद कर सकते हैं। तो हुतीज जो हैं इस पे सऊदीज पे रियाद पे दबाव बनाए रखेंगे। हाँ लेकिन वो ईरान के हाथ में पूरी तरह से उनके हाथ की कठपुतली नहीं है। इसीलिए केवल ईरान के कहने पे उन्होंने ये नहीं किया है। वो रियाद के साथ उनकी और भी दिक्कतें हैं। पर जब तक वो इज़राइल को और बाकी कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करते बाब अल मंदब में,
अमेरिका और इजराइल उनके ऊपर खुल के मोर्चा नहीं खोलेंगे। तो सऊदी को ही झेलना पड़ेगा इसको। जी, सऊदी को झेलना पड़ेगा और अमेरिका भी थोड़ा सऊदी को चाहता है कि वो दंडित हों, क्योंकि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम में सऊदीज़ जो थे उन्होंने ठेंगा दिखाया था अमेरिका को। उन्होंने कहा था कि हम अपने बेसिस को आपको नहीं देंगे, तो अमेरिका चाहता है कि ठीक है फिर आप इनको झेलिए, अपने आप खुद से झेलिए। तो मुझे ज़रा बताइए कि अस्कर्णीतस् भोग्यम दाता। ये पाकिस्तान का क्या होगा बीच में? देखिए, पाकिस्तान के जो आप देखेंगे तो डीजीआईएसपीआर ने स्टेटमेंट दी है कि भई अगर सऊदी पे कोई सीधा हमला होता है, तो हम उस पे अपना हमला मानेंगे। लेकिन अगर हूथीज़ जो हैं, वो सऊदी मेनलैंड पे कोई प्रोजेक्टाइल फायर नहीं करते, वो केवल सऊदी अरब की शिपिंग्स को या सऊदी बाउंड मैरिन ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं, तो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो ग्रे ज़ोन में रख रहे हैं ना वो? हाँ, ये बहुत ग्रे ज़ोन हो जाएगी, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, पाकिस्तानी नेवी को भेजोगे वो बाब अल मंदब को खोलने के लिए? वो तो पॉसिबल नहीं है। ज़मीनी हमला किया नहीं है अंसार अल्लाह ने, तो आप क्या करोगे फिर? पाकिस्तान के पास सप्लाई शिप्स नहीं है सर। जी। हाँ, इतनी दूर जाके पाकिस्तानी नेवी ऑपरेट करे, ये नहीं कर थोड़ा सकते। प्रश्न चिन्ह इस पे लगता है। वो सप्लाई शिप्स नहीं है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम दैट द पाकिस्तानीज़ हैव। ऑन दैट नोट सर थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ा सिंपल सा रनडाउन दिया है इस पूरे रीजन का। इसके ऊपर हम जैसे-जैसे हमारी थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम जो भी सिचुएशन है यहाँ पर थोड़ी डल डाउन होती है, उसके ऊपर हम आपके साथ फिर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपके साथ हमेशा बात करके कुछ नया एक एंगल दिखता है एंड ऑलवेज़ अ प्लेज़र। धन्यवाद अदिति जी, आप मध्य पूर्व को इतना समय देते हैं। बहुत धन्यवाद। एनी टाइम मेरा तो यही है सर कि बंद-बंद नहीं होना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा चलने दीजिए कोई इतना थोड़ा बहुत ये चलता रहेगा, होगा क्या कि पीपल गेट यूज्ड टू इट। हाँ, जो बिल्कुल। थोड़ा जैसे बहुत ऑयल रूस और यूक्रेन में हो रहे हैं धीरे-धीरे। पीपल गेट यूज्ड टू इट एंड उसके बाद जो ट्रेड है वो सब शुरू हो जाएगा अपने आप। कहीं न कहीं इधर-उधर से इट विल जस्ट स्टार्ट ऑफ। तो वो जी, एक यूज्ड टू अगर हो जाएँगे फिर थोड़ी कहानी सीधी रहेगी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। मेरे ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स चैनल को सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।